Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. Long time no see, but here I am. Starting with chapter number 5, gravitation. पहला हमारा क्वेश्चन है चैप्टर का डिस्क्राइब न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्सप्लेन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे? सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि आपके पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है। लेकिन क्वेश्चन को और मज़ेदार बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इन 1687 न्यूटन एक्सप्रेस्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज इन द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ नोन एज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। आपके पास क्या था कि न्यूटन जो है वो साइंटिस्ट था जिसने हमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया था। कब दिया था? 1687 में दिया था। और इसने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के थ्रू इस बात पर जोर दिया कि आपके पास डिफरेंट बॉडीज जो होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती हैं एक फोर्स के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब इसने अपनी लॉ की एक स्टेटमेंट भी पेश की थी जो कि आपके पास थी कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि आपके पास क्या होता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज मौजूद है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ। और वो फोर्स जो है वो आपके पास उन बॉडीज की मासेस के प्रोडक्ट की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रखता है और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हम इसको क्यों कहते हैं, ये नीचे आप मैथमेटिकली जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसको मैं आपको और स्टेटमेंट को जो है इस तरह बता सकती हूँ कि जैसे सपोज ये आपके पास एक बॉडी हो गई, ये आपके पास दूसरी बॉडी हो गई। ठीक है, इसको सपोज हम मास m1 कह देते हैं और इसको हम मास m2 कह देते हैं। ठीक है, अब ये इस बॉडी का सेंटर है ऑब्वियसली और ये इस बॉडी का सेंटर है। अगर इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का मैं डिस्टेंस लेती हूँ जो कि मैं किस तरह लूँ, स्क्वायर उसका मैं ले लूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है उसका मैं स्क्वायर ले लूँ। तो ये जो आपका स्क्वायर डिस्टेंस है ये फोर्स के जो अट्रैक्टिव फोर्स है इन दो बॉडीज के दरमियान उसके इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रखता है। जबकि ये जो इन बॉडीज के मासेस हैं वो इनका प्रोडक्ट जो है वो आपके इस फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो कहते हैं कंसिडर टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। ठीक है, आपके पास कैसे है, आपके पास दो बॉडीज मौजूद हैं, एक ये बॉडी हो गई है, एक ये बॉडी हो गई है। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है आपके पास। और दोनों के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? r है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ न्यूटन law of universal gravitation the force of gravity is Fg is directly proportional to m1 m2। आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट में हमने क्या चीज देखी थी? हमने यही देखा था कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके पास मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो उसी स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है एज एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह आपने उसी स्टेटमेंट में ये चीज भी देखी कि आपका यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो वो चीज भी हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी है जिसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया है। अब अगर हम इसे क्वेश्चन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो आपके पास ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगी दैट इज एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। नाउ हमने क्या करना है, हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करना है। तो ऑब्वियसली हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। इन दिस केस उस कांस्टेंट का नाम है आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल जी। तो ये जो अब आपके पास फॉर्मूला आ गया है एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये आपके पास है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का फाइनल फॉर्म जिसको हमने इक्वेशन 3 से डिनोट कर दिया है। इस इक्वेशन में जो आपके पास एफ जी है वो क्या है? आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। एम वन आपके पास क्या है? मास ऑफ द बॉडी 1। एम टू आपके पास क्या है? मास ऑफ बॉडी 2 एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। कैपिटल जी आपका क्या है? इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड जो ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली आपने फिर इस लॉ के साथ इसको लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या है तो आपने उसको कुछ इस तरह से बताना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आपके पास कांस्टेंट है जो कि थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता वो, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप मून पे हो, चाहे आप
यूनिवर्स के किसी भी कोने में मौजूद है, आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम वैल्यू रखेगा। और वो वैल्यू इसकी कौन सी होगी? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो आपका ये यूनिट आया हुआ है इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने सबसे पहले तो आर स्क्वायर को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर से खत्म हो जाएगा। फिर M1 M2 को आपने बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देना है। ये इधर आ गया, यहाँ पे M1 आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका M2। तो यहाँ से भी M1 M2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो, आपके पास R यानी डिस्टेंस का आपके पास यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है, तो न्यूटन पुट कर देंगे। और मास का यूनिट आपके पास केजी होता है और वो 2 टाइम्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? केजी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। आपके पास देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कैपिटल जी का आपके पास क्या आ गया है? यूनिट आ गया है। साथ में आप ये वाली डायग्राम भी बना लें। यहाँ पे हमने वही किया है, हमारे पास ये मास M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है दैट इज आर। और ये जो M2 है, M1 पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज Fg। M1 आपके पास M2 पे भी फोर्स लगा रहा है, वो क्या है? Fg है, वो भी Fg है आपके पास। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो फोर्स लग रहा है दैट इज एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स। यूनिट हमने निकाल लिया। आल्सो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डेफिनेशन में फर्दर ये लिख सकती हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। यानी कि आपके पास, चूंकि हमने यही कहा ना अभी कि ये थ्रू आउट द यूनिवर्स आपके पास कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ये मीडियम पे डिपेंड करता तो एयर में इसकी कुछ और वैल्यू आती, वाटर में इसकी कुछ और वैल्यू आती, स्पेस में इसकी कुछ और, वैक्यूम में इसकी कुछ और वैल्यू आती, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू रखता है। तो ये आपके पास मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो मीडियम वैक्यूम हो, एयर हो, वाटर हो, कंक्रीट हो, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये तो हो गया आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जहां पे आपसे पूछा गया था कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बताएं कि वो क्या होता है। सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछा गया था कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपके पास थर्ड लॉ के साथ किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। तो इसमें आपने क्या लिखना है? इसमें आपने लिखना है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले तो न्यूटन थर्ड लॉ को आपने स्टेट कर देना है, जो कि क्या है आपके पास? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब कभी भी आप किसी बॉडी के ऊपर एक्शनल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बॉडी आपको एक रिएक्शन में फोर्स देगी। जैसे सपोज आप बॉल लेते हैं, उसको आप बॉल पे फेंकते हैं या सरफेस ऑफ द अर्थ पे फेंकते हो, कहीं पे भी आप इसको फेंकते हो, तो वो आपके पास क्या करता है? वापस आपकी तरफ बाउंस बैक होता है। यानी कि आपने उसको गिराया तो आपने एक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगाया और वो बाउंस बैक हुआ आपकी तरफ, तो वो क्या था? एक रिएक्शन फोर्स था। इसी तरह अगर आप अपने किसी फ्रेंड को स्लैप करते हो तो वो रिटर्न में आपको भी स्लैप करता है। व्हाई? बिकॉज दे फुलफिल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, तो फर्दर आप इसमें क्या लिखोगे? ये तो आपने न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद आप देखें आपके पास क्या होता है। वी कैन सी दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2 ड्यू टू M1 इज F12। अगर आपके पास दो बॉडीज मौजूद हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे M1 M2 बॉडीज ली हुई हैं, सपोज ये आपके पास एक बॉडी हो गई, ये दूसरी बॉडी हो गई। ये आपके पास कौन सी बॉडी है? M1 है सपोज, और ये आपके पास क्या है? M2 है, ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है ऑन मास M2, यानी कि M1 जो है वो आपके पास M2 के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो वो आपके पास किस तरह से आप उसको डिनोट करेंगी? F12 से डिनोट करेंगे। इसी तरह आपके पास M2 जो है वो M1 पे भी फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा? ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स तो लगा रहा है। तो वो आपके पास क्या जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, टू F12। और उसको हम कैसे लिखेंगे? F21 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास वो एक्शन रिएक्शन का सिस्टम चल रहा है। आपके पास M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है, M2 उसके रिस्पांस में M1 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। आपके पास क्या हो रहा है कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन करता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो अर्थ और मून सिस्टम की, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पास क्या होता है कि आपका अर्थ जो होता है वो किस चीज के ऊपर पुल करता है? मून के ऊपर पुल करता है, यानी कि मून को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह मून जो है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है विद इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ, ठीक है। जितनी फोर्स अर्थ मून पे लगाता है उतनी ही फोर्स मून जो है वो अर्थ पे लगाता है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और दोनों बॉडीज आपके पास अपनी अपनी ऑर्बिट्स में मूव करती हैं विद स्टेबल
कन्फिग्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना होता, अर्थ ज्यादा पुल करता और या फिर मून ज्यादा पुल करता, तो या तो अर्थ मून में गिर जाता या मून अर्थ में गिर जाता। बट हमारे पास क्या है, एक बैलेंस है। अर्थ जो है वो मून पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट पे फोर्स मून जो है वो अर्थ पे लगा रहा है। तो अगेन यहाँ पे आपके पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी आ जाती है। दो मासेस है आपके पास, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। और साथ ही साथ आप इसमें न्यूटन थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक बॉडी जितना फोर्स दूसरे पे लगा रही है, दूसरी बॉडी उतनी ही फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन पहली वाली बॉडी पे लगा रही है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ सरफेस पे, अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहो अर्थ सरफेस पे, अगर आप क्या करते हो कि आप एक बॉडी लेते हो जिसका मास कितना होता है, 1 kg का होता है, ठीक है। उसको आप अर्थ सरफेस पे रखते हो, ठीक है। तो अर्थ क्या करता है, उस बॉडी के ऊपर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाता है। इसी तरह वो बॉडी भी अर्थ के ऊपर 9.8 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है। इस तरह से भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास हो गया न्यूटन थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के, कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। कैसे आपके पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करती है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। और इसके हवाले से काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, काफी सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं। क्योंकि अब एसएलओ बेस्ड हो गया आपका सब कुछ, तो इसमें से आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपके पास इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है, ठीक है। सही है। अगर आपके पास क्या हो जाता है, अगर आपके पास आपका जो रेडियस है, आपका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो आपका जो फोर्स होगा वो बाय अ फैक्टर ऑफ 4 आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे होता है इसको जरा मैथमेटिकली देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास r जो है उसको हम 2r कर देते हैं, यानी कि आपका डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता है कि आपका एफ जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ से देखें, आपको पता चल रहा है कि आपका जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसको हम क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इनवर्स में पड़ा हुआ है, यानी कि डिवीजन में है, तो इसको हम इनवर्स कहते हैं। और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो दैट इज वाई दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए, आपका जो डिस्टेंस है वो अब इंक्रीज होके कितना हो गया है, वो आपके पास 2r हो गया है। तो आपने r की जगह क्या पुट कर देना है, 2r पुट कर देना है और उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। फिर देखें, आप जब इसका स्क्वायर ले लेंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर आ जाएगा। 2 का भी स्क्वायर ले लेंगी, r का भी ले लेंगी, तो 4r स्क्वायर आ गया आपके पास। अब देखिए, 1/r स्क्वायर ऊपर हमने कहा था एफ जी के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने एफ जी पुट कर दिया और 1/4 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप क्या कर दें, डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो आपका जो फोर्स होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने आर को 3r ले लिया, ठीक है, यानी कि आपने डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो आपका जो फोर्स होगा वो 9 टाइम्स जो है क्या हो जाएगा, आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। जो आपके पास ये जितने भी हमने मैग्नीट्यूड अभी कैलकुलेट किए हैं फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, उन सबको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दिस। यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपका डिस्टेंस हो गया है, ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस, और अपने वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है फोर्स। अब इस ग्राफ को जरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो देखें, आपके पास इनिशियली क्या है, डिस्टेंस आपका r है, 1r है, तो ऑब्वियसली आपका जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, कितना होगा, f होगा। अब देखिए, आपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, विच इज नाउ 2r, तो आपका फोर्स भी आपका उसी के हिसाब से डिक्रीज हो गया बाय फैक्टर ऑफ 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपने डिस्टेंस को 2r कर दिया तो आपका फोर्स क्या हो गया, 1/4 हो गया। इसी तरह जब आपने डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो आपका फोर्स कितना हो गया, 1/9 टाइम्स हो गया, ठीक है। बाय फैक्टर ऑफ 9 आपके पास फोर्स डिक्रीज हो गया। तो यानी कि जितना आप अपने डिस्टेंस को इंक्रीज करते जा रहे हो, उतना ही आपका फोर्स जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक, जिसमें हमसे जो जो चीज़ें मांगी गई थी वो सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की, साथ में हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी शेयर की। अगर आपके पेपर में इस तरह ये क्वेश्चन आता है तो आपने एग्जैक्टली इसी तरह इसको सॉल्व करना है, एंड आप 100% स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलती हूँ, जिसमें हम इंशाल्लाह मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करेंगे। तो सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।